Good morning. Good morning. Good morning. कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? गुड मॉर्निंग. सर आप बिल्कुल बढ़िया बेटा. जितेंद्र, नंदनी बिल्कुल बढ़िया. गुड मॉर्निंग बेटा. चलो अब कमेंट बॉक्स में बताओ ऑडियो वीडियो क्लियर है और स्लाइड आपको प्रॉपर दिखाई दे रही है? आप मुझे बताओ. हाँ, राधे राधे. हाँ, आप मुझे बताओ ऑडियो वीडियो क्लियर है और स्लाइड आपको प्रॉपर दिखाई दे रही है? यस सर, और ऑल क्लियर. ठीक है. अच्छा, कल का जो पीडीएफ है वो जो आपको भेजा था वो क्या है कि हाइलाइटर से ही आ गया. ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट हाइलाइटर होता है यहाँ तो हमारे. ठीक है, आपका मैंने देखा वो पीडीएफ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया. तो टेलीग्राम चैनल पे तो आपको वो पीडीएफ मिल ही गया. आज मैं क्या करूंगा कि जो लेक्चर अपना थर्ड है इसमें सेकंड लेक्चर का और थर्ड लेक्चर का कंबाइंड पीडीएफ आपको भेजूंगा एज ए थर्ड लेक्चर. ठीक है, तो वो आज मिल जाएगा आपको, इसमें अपलोड कर दूंगा. ठीक, अब अपन स्टार्ट करते हैं. 2-3 मिनट हो गई है तो हमेशा में यही है, 2-3 मिनट बाद क्लास अपन स्टार्ट कर देते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं. तो हमने जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट कर रखा है. और मैंने बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टोटल 8 पार्ट है. स्क्रोटम है, टेस्टिस है, एपिडाइमस है, वास डिफरेंस है, एजेकुलेटरी डक्ट है, यूरिथ्रा है. ठीक है, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है और पेनिस है. तो ये 7 पॉइंट तो आपको कंप्लीट करा चुका हूं मैं. और ये 8 नंबर पॉइंट अपना पेनिस. ठीक है, इसके अलावा 2 पॉइंट्स आपको पहले भी मैंने कराए हैं बीच में. एक तो हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और एक आपको कराया मैंने क्या, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. आज चैप्टर के लास्ट में मैं इसको समराइज कर दूंगा सभी को एक साथ. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना. और एक वुल्फियन डक्ट, मुलेरियन डक्ट के बारे में बताया था. उससे एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता, वो एक जनरल नॉलेज के लिए आपको बताया. ठीक, तो अब अपने 8 नंबर अपने पॉइंट लेते हैं क्या, पेनिस. तो अब देखें यहाँ
इसमें आप देखिए कि फर्स्ट दे रखा है कि मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया, इंसर्टिंग दे रखा है कि मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया क्या है, तो आपको पेनिस को टिक करूंगा। अगर क्वेश्चन आया कि मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया पेनिस, स्क्रोटम और बोथ है, ठीक है, और फोर्थ आ गया जैसे टेस्टिस, तो आपको बोथ को टिक करना है। पेनिस के अलावा क्या है, स्क्रोटम भी क्या है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया है। जो बॉडी से बाहर हो, ठीक है, जो बॉडी से जेनेटल ऑर्गन बाहर हो उसको अपन एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑर्गन कहते हैं। तो पेनिस एंड स्क्रोटम ये दोनों एक्सटर्नल जेनेटेलिया आपको जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे। यूरिथ्रा क्या होता है कि जो यूरिनरी ब्लैडर से अराइज होती है, तो वो कंटिन्यू होती है एक ट्यूबुलर एंड मस्कुलर ऑर्गन से। तो इस ट्यूबुलर और मस्कुलर ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, पेनिस कहते हैं। ये मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया है। इसके अलावा पेनिस के अलावा क्या है, स्क्रोटल सैक है, वो भी मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया, आपको ध्यान रखना, अक्सर क्वेश्चन आता है। इज दैट क्लियर? चलिए अब अपन थोड़ा सा और आगे आते हैं। पेनिस को क्या है, मेल कोपुलेटरी ऑर्गन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि कोपुलेशन में हेल्प करता है। फीमेल में कोपुलेटरी ऑर्गन क्या है, वेजाइना है, वो फीमेल में कोपुलेटरी ऑर्गन, ठीक है। पेनिस को हम क्या है, मेल इंट्रोमिटेंट ऑर्गन कहते हैं। इंट्रोमिटेंट ऑर्गन क्यों कहते हैं इसे, इंट्रोमिटेंट कोपुलेटरी ऑर्गन कह सकते हैं आप इसे। इंट्रोमिटेंट का मतलब है कि वेजाइना में इंसर्ट होके सीमन रिलीज करता है, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज इंट्रोमिटेंट कोपुलेटरी ऑर्गन, ठीक है। फिर अपन आगे चलें कि सेकेंड लाइन देखिए कि यहां लिखा हुआ है कंपोज्ड ऑफ 3 लॉन्गिट्यूडनल सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल टिश्यू। तो पेनिस क्या है कि 3 लॉन्गिट्यूडनल इरेक्टाइल टिश्यू के ग्रुप से बना होता है पेनिस, ठीक है। तो इस प्रकार के ये सिलेंड्रिकल टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो ये जैसे क्या है, बीच में क्या है, कॉर्पस पंजोसम है, ठीक है। इसके साइड में लेफ्ट और राइट 2 इरेक्टाइल टिश्यू और होंगे, उनको अपन क्या कहेंगे, कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहेंगे। आगे मैं डायग्राम में आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, तो यहां आप देखेंगे कि ये है, ये बीच में जो मैं अभी हाइलाइटर से बना रहा हूं, ये बीच में ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, कॉर्पस पंजोसम है। येलो पार्ट आपको दिखाई दिया, तो ये येलो पार्ट क्या है, कॉर्पस पंजोसम, ठीक है, ये पार्ट, ठीक है। तो कॉर्पस पंजोसम में ये सिंगल है, कॉर्पस पंजोसम से यूरिथ्रा पास हो रही है, तो ये आपको क्या 2 दिखाई दे रहे हैं, पर ये कॉर्पस पंजोसम क्या सिंगल, ठीक है। और कॉर्पस पंजोसम के लेटरल साइड में ये है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है। तो कॉर्पोरा कैवर्नोसा कॉर्पस पंजियो के लेफ्ट टू राइट साइड में, ठीक है। तो जो पेनिस है वो 3 लॉन्गिट्यूडनल इरेक्टाइल ग्रुप ऑफ टिश्यू का बना होता है, इन विच वन क्या है, कॉर्पस पंजोसम, जिससे यूरिथ्रा पास होती है, और लेफ्ट और राइट ये 2 है, ये क्या, कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, याद रह जाएगा। अब अपन देखें कि ये जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, ठीक है, ये क्या है कि ऊपर की तरफ होता है, और ये जो कॉर्पस पंजोसम है, जैसे ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और इनके नीचे की तरफ क्या होता है कि ये कॉर्पस पंजोसम, ठीक है। अब आपसे पूछे कि इनमें 3 इरेक्टाइल टिश्यू मिलते हैं, तो ये तो 2 तो क्या है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, और ये क्या है कि बीच में कॉर्पस पंजोसम है। कॉर्पस पंजोसम ही क्या है कि नीचे जाके ये फूल जाता है, तो ये येलो हाइलाइटर चल रहा है, ये तो ये फूल जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, ग्लास पेनिस कहते हैं। तो कोई कहते हैं कि ग्लास पेनिस फॉर्मेशन कौन करता है, तो आप कहोगे कॉर्पस पंजोसम। इतनी बात समझ में आई आपको। टर्मिनल पार्ट ऑफ जो पेनिस है उसको हम क्या, फूले हुए पार्ट को हम क्या कहते हैं, ग्लास पेनिस कहते हैं। कोई पूछे यूरिथ्रा कौन से रेक्टाइल टिश्यू से पास हो रही है, तो आप कहोगे कॉर्पस पंजोसम से पास हो रही है, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब अपन बात करें आगे कि ये जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा ये क्या है कि ऊपर की तरफ होता है। तो कोई पूछे कि डोर्सल साइड में कौन से रेक्टाइल टिश्यू है, वेंट्रल साइड में कौन से,
टिश्यू। तो देखो पेनिस की कंडीशन ये है, तो जो टुवर्ड्स स्काई, स्काई की तरफ होता है, जैसे ये पोर्शन हमारा क्या है, स्काई की तरफ है, और ये क्या टुवर्ड्स अर्थ, ये अर्थ की तरफ है। तो ये वाला जो पोर्शन है, जो वर्टिबल कॉलम, ये क्या डॉर्सल है, तो ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा ऊपर की तरफ है, तो ये क्या डॉर्सल साइड, और कॉर्पस स्पंजियोसम नीचे की तरफ है, तो ये क्या है वेंट्रल साइड में। याद रह जाएगा, ठीक है। अब ये बात हुई, अब अपन थोड़ा सा आगे चलते, और ये देखिए साइड में जो ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये क्या कॉर्पोरा कैवर्नोसा है। चलिए ये हो गया। अब अपन ले आगे, राइट एंड लेफ्ट इरेक्टाइल टिश्यू क्या है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, राइट और लेफ्ट, ठीक है। तो आपको ये कौन सी साइड पूछे, तो आपको डॉर्सल साइड, और जो मिडल में है वो क्या कॉर्पस स्पंजियोसम, ये कौन सी साइड है, वेंट्रल साइड है। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, ये चारों पॉइंट हो गए। सर आप लिख दो कुछ इंपॉर्टेंट जो है, बेटा सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको, जो हैंडआउट देंगे उसमें लिखा हुआ मिलेगा बेटा, ठीक है। अब अपन ले आगे कि पेनिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो पेनिस में क्या है कि 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं पेनिस को, ठीक है। कि जो पेनिस का ऊपर का जो पार्ट है बॉडी के अंदर है, उसे हम क्या कहते हैं, रूट ऑफ पेनिस कहते हैं। जो बॉडी के अंदर जो पार्ट है उसे अपन क्या कहते हैं, रूट ऑफ पेनिस कहते हैं, ठीक है। और ये मिडल जो पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं, बॉडी ऑफ पेनिस कहते हैं, ठीक है। और जो टर्मिनल पार्ट है, जो मैंने बताया कॉर्पस स्पंजियोसम फूलकर बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्लांस पेनिस कहते हैं। तो एक्चुअल में क्या है कि पेनिस के 3 पार्ट हैं, जो बॉडी के अंदर है, जो बाहर एक्सपोज नहीं है, उसे रूट ऑफ पेनिस कहते हैं। टर्मिनल पार्ट है, इसे ग्लांस पेनिस कहते हैं, और ये मिडल का पार्ट, ठीक है, इसे हम बॉडी ऑफ पेनिस कहते हैं, ठीक है। आगे चले, अब मैं आपको पूछूं कि कुर्रा मसल्स है वो कहां मिलेगी इन तीनों में, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दें। कुर्रा मसल्स कहां मिलेगी, रूट ऑफ पेनिस में। बात समझ आई ना आपको? और आपसे पूछे कि ये इरेक्टाइल टिश्यू कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पंजियोसम ये कहां मिलेंगे, अतुल आंसर दे बेटा, रूट ऑफ पेनिस। राकेश बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। चलिए अब आप आगे चलते हैं। अब क्या है कि ये जो पेनिस का स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है। देखिए जनरली पेनिस से एग्जाम में कोई क्वेश्चन कम ही आता है, ठीक है। इरेक्टाइल टिश्यू पे आते हैं वो मैंने आपको बताया, ठीक है। डायग्रामेटिक कोई क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये ऊपर क्या है कि यूरिनरी ब्लैडर है, ये इंटरनल यूरिथ्रल ओरिफिस है, मतलब और है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा है, जो यूरिथ्रा प्रोस्टेट ग्लैंड से पास होती है उसे अपन प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा कहते हैं, और जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड वाले एरिया से पास होती है उसको अपन क्या कहते हैं, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा कहते हैं, ठीक है। और जो पेनिस से पास होती है उसे हम क्या कहते हैं, पिनाइल यूरिथ्रा कहते हैं। बता रखा आपको, ठीक है, यह बात हो गई। अब अपन चले आगे कि जो रूट ऑफ पेनिस है, तो ये जो पूरा जो पार्ट है वो क्या है, रूट ऑफ पेनिस। ये जो पूरा जो पार्ट है वो क्या है, रूट ऑफ पेनिस है, ठीक है। और रूट ऑफ पेनिस में क्या है, ये कोरा मसल्स में। तो नॉर्मली कोरा मसल्स में क्या मिलता है, कॉन्ट्रैक्शन मिलता है। नॉर्मली कोरा मसल में कॉन्ट्रैक्शन मिलता है, तो पेनिस का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। पेनिस में जो इरेक्शन होता है ड्यू टू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण होता है, तो तब कोरा मसल्स क्या होती है, रिलैक्स होती है। तो आपसे पूछे क्वेश्चन की नॉर्मली कोरा मसल्स क्या मिलती है, तो आपको नॉर्मली कोरा मसल्स में क्या है, कॉन्ट्रैक्शन मिलता है नॉर्मली, ठीक है। चलिए अब आगे, ये बात हो गई। अब अपन देखें आगे कि पेनिस, ये जो कॉर्पस स्पंजियोसम है, ये टर्मिनल पार्ट क्या है, ये फूलकर क्या बनाता है, ग्लास पेनिस बनाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि ये ग्लास पेनिस जहां से स्टार्ट होता है, तो यहाँ एक रिंग मिलती है, ऐसी एक रिंग मिलती है। कोई क्वेश्चन नहीं आता है इस रिंग पे, ये देखिए मैं बना रहा हूँ, ये रिंग मिलती है। इसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं,
क्रोनाग्लैंडिन कहते हैं। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? क्रोनाग्लैंडिन कहते हैं। ठीक है। अब क्या है कि ग्लास पेनिस पे एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन मिलता है। ग्लास पेनिस पे एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? परिप्यूस कहते हैं, या हम इसे क्या कहते हैं? फोरस्किन कहते हैं। इसे हम क्या है कि परिप्यूस या फोरस्किन कहते हैं। और ये जो परिप्यूस और फोरस्किन एरिया है, ठीक है ना, ये परिप्यूस या फोरस्किन एरिया है, यह एक क्या है? परिप्यूसियल ग्लैंड में। इस परिप्यूसियल ग्लैंड को क्या है? हम ग्लैंड ऑफ टाइसन कहते हैं, या टाइसन ग्लैंड कहते हैं। ठीक है। और ये जो परिप्यूसियल ग्लैंड है, ये ऑयली सिक्रेशन रिलीज करती है। इस ऑयली सिक्रेशन को हम क्या कहते हैं? स्मेग्मा कहते हैं। इस ऑयली सिक्रेशन को हम क्या कहते हैं? स्मेग्मा कहते हैं। ठीक। तो ये ग्लास पेनिस पे लूज फोल्ड ऑफ स्किन मिलता है, जिसे परक्यूस या फोरस्किन कहते हैं। इस परक्यूस रीजन में ग्लैंड मिलती है, जिसको परिप्यूसियल ग्लैंड कहते हैं, या इसे हम टाइसन ग्लैंड कहते हैं। और ये ऑयली सिक्रेशन रिलीज करती है। इस ऑयली सिक्रेशन को हम क्या कहते हैं? स्मेग्मा कहते हैं। इस स्मेग्मा को क्या है कि लगातार क्या है कि वॉश आउट करते रहना चाहिए। समटाइम क्या है कि स्मेग्मा अगर एक्यूमुलेट हो जाए, इसे वॉश आउट नहीं करे, तो यहाँ इन्फेक्शन हो जाता है। तो यहाँ इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये जो परफ्यूज है वो ग्लास पेनिस से क्या चिपक जाती है। ठीक है। तब हम क्या कहते हैं? इस परफ्यूज को सर्जिकली रिमूव करते हैं। तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ परफ्यूज को क्या कहते हैं? आप लोग बताइए। सर्जिकली रिमूवल ऑफ परफ्यूज को क्या कहते हैं? आप लोग बताओ मेरे को, कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए आपको। तो सर्जिकली रिमूवल ऑफ परफ्यूज को हम क्या कहते हैं? सर्कमसिजन। ठीक है। तो ये हो गया क्या? स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। आगे चले। ठीक है। ये जो डायग्राम आपको नहीं करना, ये ट्रांसफर सेक्शन दे रखा है इसका, ये छोड़ देना बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ पेनिस, ये सर्कमसिजन दे रखा है यहाँ। ठीक, यहां तक बात हो गई। अब क्या है कि यहाँ अपन देखें आगे कि ये इरेक्शन के बारे में बता रखा है, इरेक्शन मैकेनिज्म के बारे में यहाँ बता रखा है। तो यहाँ क्या लिख रखा है? इट इज ए वेस्कुलर फिनोमिना कंट्रोल बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो एएनएस द्वारा क्या ये कंट्रोल होता है। ठीक है। अब हम देखें कि एएनएस द्वारा कंट्रोल होता है, परंतु एएनएस के दो पार्ट होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो क्वेश्चन आता है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या फंक्शन है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या। तो अपन देखें, इरेक्शन ऑफ पेनिस है कि आपको ध्यान रखना है ड्यू टू किसके कारण है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण। और जो सीमन एजेकुलेशन है वो किसके कारण है? आपको ध्यान रखना है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण। तो ध्यान रह जाएगा, इरेक्शन ऑफ पेनिस क्या है? ड्यू टू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एजेकुलेशन ड्यू टू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इतनी बात होगी। अब क्या है, एक पोर्शन आपको बताता हूं, मैकेनिज्म ऑफ इरेक्शन ऑफ पेनिस। इसमें क्या है कि कुछ पॉइंट आ जाते हैं कि नॉर्मली क्या है, जो पूरा मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट रहती है, ड्यूरिंग इरेक्शन क्या है वो रिलैक्स। जो इरेक्शन क्या ड्यू टू पैरासिम्पैथेटिक है, और जो सीमेन एजेकुलेशन ड्यू टू क्या? सिंपैथेटिक है। ये एक लोकल हार्मोन हेल्प करता है, जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है। तो ये फिनाइल ब्लड वेसल्स की क्या है? एंडोथेलियम इस लोकल हार्मोन को हेल्प करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड, जो वेसो डायलेशन करता है पेनिस में, जिससे क्या ब्लड जो ब्लड है वो एक्यूमुलेट हो। तो ये अपन आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए, तो अब ये हमारा जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? इरेक्शन ऑफ पेनिस है। ठीक है। तो इरेक्शन ऑफ पेनिस अपन देखें, हल्का सा समझना आपको, ये इरेक्शन ऑफ पेनिस कि हाइपोथैलेमस है, ठीक है, वो कुछ भी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करता है। सराउंडिंग से हाइपोथैलेमस के कुछ भी एब्जॉर्ब करता है एनवायरनमेंट से। ठीक है। तो ऐसी चीज एब्जॉर्ब करता है कि जिससे क्या है कि मेल पर्सन को सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है। ठीक है। तो हाइपोथैलेमस के ऑब्जर्वेशन से क्या है, हाइपोथैलेमस क्या ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, उसमें क्या डेवलप हो रहा है, उससे क्या सेक्सुअल एक्साइटमेंट। ठीक। तो फिर क्या होता है? ये पीएनएस, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? एक्टिवेटेड होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या एक्टिवेट होता है?
और ये क्या नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज कराता है। ये देखिए लिखा हुआ है नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज बाय एंडोथेलियम ऑफ पिनाइल आर्टरीज। तो पिनाइल आर्टरी की एंडोथेलियम नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करती है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, एक लोकल हार्मोन है, ठीक है। जैसे विलिकाइनिन, गैस्ट्रिन, पर्टिकुलर एरिया में जो हार्मोन होते हैं, लिमिटेड एरिया में जो हार्मोन काम करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लोकल हार्मोन। जैसे ग्रोथ हार्मोन पूरी बॉडी में काम करता है, ये प्रिंसिपल हार्मोन। इतनी बात समझ में आई। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है कि ड्यू टू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है कि रिलीज हो रहा है, ये क्या करता है, वेसोडाइलेशन ऑफ पेनिस करता है। पेनिस की ब्लड वेसल्स को क्या डायलेट करता है। ये पेनिस की ब्लड वेसल है, जैसे इसको क्या कर दिया, डायलेट कर दिया, ठीक है। और कुर्रा मसल्स क्या हो जाती है कि जो अब तक कॉन्ट्रैक्ट थी, वो कुर्रा मसल्स के रिलैक्स होता है। तो अब क्या है कि पेनिस की जो ब्लड वेसल्स में क्या है कि ब्लड एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पेनिस की जो ब्लड वेसल्स है उनमें ब्लड एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है और पूरा मसल रिलैक्स होती है, तो जिससे पेनिस इनलार्ज एंड हार्ड हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, इरेक्शन ऑफ पेनिस कहते हैं। तो ये क्वेश्चन ये आता है कि इरेक्शन ऑफ पेनिस ड्यू टू, तो आप कहोगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इरेक्शन ऑफ पेनिस क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण, पहली बात, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आता है कि ड्यूरिंग इरेक्शन ऑफ पेनिस कोरा मसल्स आर, तो आपको कहना है कोरा मसल्स क्या होती है, रिलैक्स होती है। थर्ड, इरेक्शन ऑफ पेनिस में कौन सा लोकल हार्मोन हेल्प करता है, तो आपको इरेक्शन ऑफ पेनिस में लोकल हार्मोन हेल्प करता है, कौन सा, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये तीनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, याद रह जाएगा। अब आगे देखें, फिर क्या सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म्ड होती है। फिर क्या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी क्या है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड होता है। फिर सीमन एजैकुलेशन होता है और फिर पूरा मसल्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। तो पूरा मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो पेनिस का साइज क्या है कि स्मॉल हो जाएगा। इसे हम क्या है कि पेनिस रिलैक्स कंडीशन कहते हैं। तो जनरली क्वेश्चन आता है कि ड्यूरिंग रिलैक्स कंडीशन पूरा मसल्स आर, तो आपको आंसर देना है कि पूरा मसल्स क्या रहती है, कॉन्ट्रैक्ट रहती है, ठीक है। तो यहाँ आपको कोरा मसल का रिलैक्स कब रहती है, कोरा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कब रहती है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, और लोकल हार्मोन नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या काम है, ये 500 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है बेटा, अब अपन आगे चलते हैं। अब क्या है कि कुछ मैंने यहाँ डिसऑर्डर्स दे रखे हैं। हाँ बेटा, प्रोस्टाग्लैंडिन भी एक लोकल हार्मोन है, ठीक है। समटाइम मैं आपकी चैट देख नहीं पाता हूँ क्योंकि इधर समझाने में व्यस्त हो जाता है, ठीक है। तो कुछ डिसऑर्डर्स दे रखे हैं, ठीक है, तो वो डिसऑर्डर्स आप पढ़ लेना, ठीक है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बीपीएच है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी है। द साइज ऑफ प्रोस्टेट यूजुअली इंक्रीज इन ओल्ड एज। तो ओल्ड एज में क्या है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज है वो क्या इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। प्रोस्टेटिक कैंसर, समटाइम क्या है कि प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाता है, इसे प्रोस्टेटिक कैंसर कहते हैं। इन दोनों का इलाज क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड को सर्जिकली रिमूव करते हैं। एडीएएम, ये एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एडल्ट में। तो एडल्ट मेल में क्या है कि एंड्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, इसे शॉर्ट में एडीएम कहते हैं। इसे मेल मेनोपॉज कहते हैं। जैसे फीमेल में कि आफ्टर मेनोपॉज एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल क्या है, लो हो जाता है। मेनोपॉज क्यों होता है, क्योंकि जो प्राइमरी फॉलिकल सारे खत्म हो जाते हैं। तो ये डेवलपिंग फॉलिकल ही तो क्या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज करते हैं। तो फीमेल में जो मेनोपॉज होता है वो 50 से 55 ईयर आता है। मेल में मेनोपॉज लाइक कोई कंडीशन नहीं होता, क्योंकि मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस, प्यूबर्टी कब, मेल में 12 साल से 15 साल तक प्यूबर्टी है। तो 12 ईयर से 15 ईयर से एंड ऑफ लाइफ तक क्या है, मेल में एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, ठीक है। ये एबनॉर्मलिटी है जिसे हम एडीएएम कहते हैं। और फीमेल में जो ऊजनेसिस है वो प्यूबर्टी से कब तक, मेनोपॉज तक। फीमेल में प्यूबर्टी कब, 11 to 14 ईयर, और मेनोपॉज कब, नियर अबाउट 50 ईयर। इज दैट क्लियर? चलिए, और फिर ये 4th ऑफ 5 पॉइंट है, जनरली कोई क्वेश्चन नहीं आया था, आप लोग देख लेना इसको, ठीक है। अब अपन देखते हैं आगे। अच्छा, ह्यूमन रिप्रोडक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, चलिए ये स्टार्ट हो गया।
अब मैं एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आपको दोबारा एक ब्रीफ कर देता हूं, ठीक है, फिर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ठीक है। मोस्टली डिजीज क्यूरेबल होती है बानो, ठीक है बेटा। अब मैं यहां तक आपको ब्रीफ करता हूं, फिर अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आते हैं। ध्यान से सुनना आप लोग, और जो क्वेश्चन हो वो साइड में कमेंट बॉक्स में आप लिखते चले। मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कि एनिमल रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं। एनिमल अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, अपनी रेस को बनाए रखना, ठीक है। ज्यादातर एनिमल्स में क्या है, ईयर में एक पर्टिकुलर सीजन होता है जिसे ब्रीडिंग सीजन कहते हैं, वो 3 to 4 मंथ होता है, उसमें ओनली वो ब्रीडिंग ही करते हैं, ठीक है। ह्यूमन में क्या है, ब्रीडिंग सीजन थ्रू आउट ईयर रहता है। ह्यूमन में क्या पर्टिकुलर क्या है, कोई ब्रीडिंग सीजन नहीं होता, थ्रू आउट ईयर ही क्या ब्रीडिंग सीजन, ठीक। फिर मैंने आपको बताया था कि जो रिप्रोडक्शन है वो 2 टाइप का होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, बाइपेरेंटल होता है। मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट गैमेट फॉर्मेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, विद गैमेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन होते हैं वो जस्ट लाइक पेरेंट की तरह होते हैं, उन्हें क्लोन कह सकते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन होते हैं वो डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ माइटोसिस और मियोसिस दोनों होता है। मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है, जिससे बहुत से टाइप के जेनेटिक वेरिएशन फॉर्म होता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर एनिमल्स में मिलता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादातर हायर एनिमल्स में मिलता है। तो इधर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें, जैसे अमीबा में बाइनरी फिशन है, स्पॉन्जेज में क्या है, जेम्यूल फॉर्मेशन है, हाइड्रा में जैसे बडिंग है। ये बात हुआ। फिर मैंने आपको इसके बाद बताया था, रिप्रोडक्शन के बाद सेक्स ऑर्गन। तो सेक्स ऑर्गन क्या है कि 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसे कहते हैं कि जो गैमेट फॉर्मेशन करे और सेक्स हार्मोन रिलीज करे, उसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। तो मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो टेस्टिस है, वो क्या है कि स्पर्मेटोजोआ फॉर्मेशन करती है और एंड्रोजन हार्मोन सिक्रेशन करती है। और फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी, जो ओवा फॉर्मेशन करती है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है। ये बात हुई। अब अपन बात करते हैं क्या, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो इन गैमेट्स को पैसेज प्रोवाइड करते हैं और गैमेट्स को फ्यूजन में हेल्प करते हैं। तो पैसेज प्रोवाइड करें एंड फ्यूजन में हेल्प करें। तो जैसे टेस्टिस से क्या है कि गैमेट फॉर्मेशन हो गए, तो वो कहाँ आएंगे, इपिडाइमस में, वास डिफरेंस में, ठीक है, एजेकुलेटरी डक्ट में। तो ये इपिडाइमस, वास डिफरेंस, एजेकुलेटरी डक्ट, ये पेनिस, ये सब क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। और बोले यहाँ गैमेट के फ्यूजन में कौन हेल्प करता है, तो 3 ग्लैंड का सिक्रेशन है, वो गैमेट के फ्यूजन में हेल्प करता है। तो वो 3 क्या एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं, कौन सी, ये सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल को ही हम क्या ओपर ग्लैंड कहते हैं। तो ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो गए। ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन अपन फीमेल में देखें तो ओविडक्ट, यूट्रस और वेजाइना सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो गए। और यहाँ एक ही एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है जिसको अपन क्या कहेंगे, बार्थोलिन ग्लैंड कहेंगे, ठीक है। ये बात होगी। अब अपन चले आगे। बेटा जो टेस्टिस के अंदर के पार्ट है वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं होंगे, रेटेड टेस्टिस वगैरह, क्योंकि टेस्टिस है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस से बाहर के जो पार्ट है
इपिडेमस, वास डिफरेंस वगैरह, वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होंगे। ठीक है विमल, ये बात होगी। अब आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो गया। ये देखिए, ये बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अब ये सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बता दिया, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन अभी बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अब अपन देखें, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया ये। इन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को क्या है, एसेंशियल सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं, परंतु आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वर्ड आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया, मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी। अब अपन ले सेकेंडरी ऑर्गन, तो ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो गए। मेल में क्या है, इपिडेमस, वास डिफरेंस, एजेकुलेटरी डक्ट, सेमाइनल, प्रोस्टेट, बल्बोरेटरी ग्लैंड और पेनिस। ठीक है, टेस्टिस के अंदर का जो पार्ट है, रेटिटेसी, ट्यूबुलाई रेक्टाई वगैरह, वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की पार्ट है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहां से लेंगे, टेस्टिस से बाहर। बात समझ आगे होगी। चलिए अब आगे फीमेल में क्या है, ये फिलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना हो गया। और यहाँ जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है वो क्या है, पार्थोलिन ग्लैंड। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो गया। अब एक होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है कि हम डिस्टिंग्विश कर सके मेल और फीमेल में, उसको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो अक्सर क्वेश्चन आता है कि मेमोरी ग्लैंड क्या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड गैमेट को पैसेज प्रोवाइड नहीं करती, गैमेट के फ्यूजन में कोई हेल्प नहीं करती। मेमोरी ग्लैंड तो क्या है कि जो यंग वंस है उनके न्यूट्रिशन के लिए। तो मेमोरी ग्लैंड क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, आपको ध्यान रखना। जैसे मेल में दाढ़ी मूंछ है, वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम आगे चलें। अब यहां मैंने आपको क्या है, गोनेट के बारे में बताया कि हमारे अंदर क्या है, 3 जर्मिनल लेयर होती है। ठीक है, 3 जर्मिनल लेयर होती है हमारे अंदर। आपको मैं डेवलपमेंट में बताऊंगा कि जब वो ब्लास्टोसिस्ट होती है, तो वहां क्या है कि अंदर की तरफ इनर सेल मास होता है। ठीक है, इनर सेल मास में क्या है कि ये 3 जर्मिनल लेयर फॉर्म होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ठीक है, तो हमारे ऑर्गन क्या है कि या तो एक्टोडर्मल होते हैं, या एंडोडर्मल होते हैं, या मेसोडर्मल होते हैं। ठीक है, इनको अपन यूं भी कह सकते हैं, जर्मिनल लेयर एंड देयर डेरिवेटिव। तो आप एक्टोडर्म क्या है कि जैसे ये बॉडी वॉल है, पूरी क्या है, एक्टोडर्म है। ठीक है, और हमारे अंदर क्या है कि जो फूड पाइप और विंड पाइप क्या एंडोडर्मल होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, दोनों ही एंडोडर्मल है। कितनी बात समझ में आई। हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, मेसोडर्मल होता है। ठीक है, अब आप टिश्यू के रेफरेंस से आप समझिए कि जो नर्वस टिश्यू होता है वो एक्टोडर्मल होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है और मस्कुलर टिश्यू होता है वो मेसोडर्मल होता है, और एपिथेलियल टिश्यू में क्या है, तीनों जर्मिनल लेयर होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या, बोन है, कार्टिलेज है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। ठीक है, तो ये सब क्या है, मेसोडर्मल है, और मसल्स मेसोडर्मल है। इसके अलावा जो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का साथ में फॉर्मेशन होता है, ये क्या, मेसोडर्मल। तो धीरे धीरे आपको ये सब लर्न हो जाएंगे। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे ओवम है या स्पर्म है, ये ओरिजिन में कैसे होते हैं, मेसोडर्मल है, क्योंकि इंटायर रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेसोडर्मल है। तो इनके जो प्रोडक्ट है वो भी क्या, मेसोडर्मल। बात समझ आई। चलिए, अब क्या है कि ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन लाइफ, आईयूएल, इंट्रा यूट्राइन लाइफ का मतलब ये होता है कि जब ये एम्ब्रियो है वो मदर की यूट्रस में डेवलप हो रहा होता है, इसे इंट्रा यूट्राइन लाइफ कहते हैं। तो इंट्रा यूट्राइन लाइफ होता है, तो इसमें जो 7 से 8 वीक है ना, टेस्टिस मेल जो में क्या, टेस्टिस डेवलप हो जाती है, और फीमेल में क्या, ओवरी डेवलप हो जाती है। तो ये टेस्टिस और ओवरी क्या है, जो एम्ब्रियो होता है उसके एब्डोमिनल पार्ट में डेवलप होता है, एब्डोमेन में डेवलप होता है। ठीक है, तो ओवरी तो क्या है, थ्रू आउट पार्ट क्या है, जो ओवरी है वो थ्रू आउट लाइफ क्या है, एब्डोमेन में रहती।
परंतु जो टेस्टिस है वो ड्यूरिंग एंड ऑफ प्रेगनेंसी मतलब 7th और 8th मंथ पे क्या है, एब्डोमेन से नीचे डिसेंड होना शुरू हो जाती है और वो स्क्रोटम में आ जाती है। क्यों? क्योंकि मेल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है वो बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री लो टेम्परेचर पे होता है, तो स्क्रोटम में बॉडी के कंपैरिजन में 2 से 2.5 डिग्री लो टेम्परेचर में। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है और स्क्रोटम का टेम्परेचर है 34.5 से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इतनी बात रहेगी। तो यही पॉइंट मैंने क्या आपको यहाँ बताया। ठीक, अब लेते हैं अपन आगे। अब यहाँ ये 2 पॉइंट दे रखे हैं यहाँ नीचे, इन दोनों से कोई क्वेश्चन नहीं आता। एज ए नॉलेज आपको बताया है कि कुछ जो मैमल्स होते हैं उनमें इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस मिलती है, थ्रू आउट लाइफ के एब्डोमेन में मिलती है, जैसे प्रोटोथीरन है, प्रोटोथीरन मैमल जैसे डकबिल प्लेटिपस, एकिडना है, ये प्रोटोथीरन्स है। इसके अलावा एलिफेंट है, व्हेल है, डॉल्फिन है, जो एक्वेटिक मैमल है, इनमें एब्डोमेन में टेस्टिस मिलती है। और कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं कि जिनके एब्डोमेन में टेस्टिस मिलती है, परंतु ब्रीडिंग सीजन में क्या एब्डोमेन से माइग्रेट होकर क्या आ जाती है, वो स्क्रोटम में आ जाती है, जैसे रोडेंट्स। तो ये दोनों पॉइंट्स क्या आपको छोड़ देना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन आते थे, आजकल ये क्वेश्चन नहीं आते। चलिए अब आगे, अब हम चलते हैं आगे बात, ठीक है। अब देखें, अब हमने क्या ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर यहां से स्टार्ट किए, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले पॉइंट मैंने आपको बताया है कि हमारे अंदर 1 पेयर टेस्टिस मिलती है और उसकी जो लेंथ होती है वो 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ क्या है 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और ये टेस्टिस एब्डोमेन में फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जब 7-8 वीक पे क्या डिसेंड होना शुरू हो जाती है और 9 मंथ में क्या है कि स्क्रोटम में आ जाती है, ठीक है। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन एक पॉइंट पढ़ते हैं, स्क्रोटम, टेस्टिस, वास डिफरेंस, स्क्रोटम, टेस्टिस, एपिडर्मिस, वास डिफरेंस, एजाकुलेटरी डक्ट, यूरिथ्रा, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड और पेनिस, 8 पॉइंट हम पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ नीचे ये लिखा हुआ है कि स्क्रोटम में टेम्परेचर रेगुलेशन में कौन हेल्प करता है, तो आपको ध्यान रखना है डार्टो मसल और क्रीमेस्टर मसल के बारे में ध्यान रखना है। ये स्वेट ग्लैंड और पेम्पनीफॉर्म जो फ्लेक्सेस दे रखे हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। आगे चलें। अब हम देखें कि स्क्रोटम है, तो स्क्रोटम में मैंने बताया था कि बॉडी से बाहर क्या है कि ये सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, सिंगल होता है ये स्क्रोटम। स्क्रोटम के बीच में क्या है, एक सेप्टम होता है, बाहर से ऐसे क्या है कि मीडियम रेपेक कह देते हैं। ये स्क्रोटम को क्या है 2 चैम्बर में डिवाइड कर देता है और इसके ईच चैम्बर में क्या है 1 टेस्टिस होती है। अब एग्जामिनर आपसे पूछे कि ये टेस्टिस है वो स्क्रोटम से कनेक्टेड किसके द्वारा होती है, तो आपको एक गुबर्नेकुलम द्वारा कनेक्टेड होती है। बोले टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्टेड किसके द्वारा होती है, तो आपको स्पर्मेटिक कोर्ड के द्वारा कनेक्टेड होती है। आपसे पूछे स्क्रोटम है वो एब्डोमिनल कैविटी से किसके द्वारा कनेक्टेड होता है, तो आपको ये इंगुइनल कैनाल द्वारा कनेक्टेड होता है, ठीक है। आपको पूछे स्क्रोटम में क्या क्या मिलता है, स्क्रोटम में स्पर्मेटिक फेसिया मिलता है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये ओनली सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा स्क्रोटम में डार्टो मसल और क्रीमेस्टर मसल मिलती है। ये डार्टोस मसल और क्रीमेस्टर मसल क्या है, स्क्रोटम में थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। डार्टो मसल में क्या विंटर में कॉन्ट्रैक्शन मिलता है और समर में ये रिलैक्स होती है। और क्रीमेस्टर मसल क्या है, एलिवेशन ऑफ टेस्टिस में हेल्प करती है, ठीक है। अब आपसे पूछे कि अगर ड्यूरिंग एंड ऑफ प्रेगनेंसी 9 मंथ पे अगर टेस्टिस है वो स्क्रोटम में ना डिसेंड हो पाए, तो इस एबनॉर्मलिटी को क्या कहेंगे, तो आप कहोगे इस एबनॉर्मलिटी को क्रिप्ट ऑर्किडिज्म कहते हैं। बोले क्रिप्ट ऑर्किडिज्म को रिमूव करने का प्रोसेस क्या है, तो सर्जिकल प्रोसेस है, इसे हम ऑर्कियोपेक्सी कहते हैं, ठीक है। आपसे पूछा है कि एक्सीडेंटली एनी पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल अगर स्क्रोटम में डिसेंड हो जाए, इंगुइनल कैनाल एरिया में डिसेंड हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं, आपको इसे इंगुइनल हर्निया कहते हैं, ठीक है। आपसे मुझे टेस्टिस को डिस्ट्रॉय करना क्या कहलाता है, तो इसे कैस्ट्रेशन कहते हैं। इसे बुल को क्या है ब्लॉक्स में कन्वर्ट किया जाता है। इसे आप पढ़ोगे किसमें, एनिमल हस्बेंड्री में आप पढ़ोगे, ठीक है। ये सब क्या है कि आपको यहाँ इस डायग्राम में मैंने बताया। और ये बुल को ब्लॉक में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, कैस्ट्रेशन कहलाता है। कैस्ट्रेशन के बाद क्या है कि मेल में एंड्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसमें एग्रेसिवनेस खत्म हो जाती है। ब्लॉक को बैल कहते हैं, जो बैलगाड़ी और खेतों में हल जोतने के काम आता है, ठीक है। ये सब आपको बता दिया मैंने। अब आगे बात करें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, सेकंड पॉइंट अपन लेते हैं। तो टेस्टिस में मैंने आपको बताया था कि ये 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ है, 2 से 3 सेंटीमीटर क्या इसकी विड्थ है। टेस्टिस
के ऊपर क्या है 3 कवरिंग मिलती है। तो जो फर्स्ट कवरिंग है जो ट्यूनिका वेजाइनलिस होती है, तो टेस्टिस क्या है जब डिसेंड होती है तो जो पेरिटोनियल कैविटी होती है हमारी, तो इस पेरिटोनियम के रेमिनेट इसके साथ आ जाते हैं, वो क्या ट्यूनिका वेजाइनलिस कवरिंग बनाते हैं। ट्यूनिका वेजाइनलिस डबल लेयर है, एक आउटर लेयर पैरेटल लेयर है, इनर लेयर विजुअल लेयर है। पैरेटल और विजुअल लेयर के बीच में कैविटी मिलती है जिसको अपन क्या कह देते हैं वेजाइनल कैविटी कह सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट कवरिंग नहीं है, ये ओनली के एंटीरियर साइड पे। फिर मैंने आपको बताया टेस्टिस पे एक कंप्लीट कवरिंग है, उसे हम क्या ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं, ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, ये सबसे थिक कवरिंग है, ये इसकी क्या रियल कवरिंग है। और यहाँ सबसे थिन कवरिंग होती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा है, ये ब्लड वेसल से बनती है, ब्लड कैपिलरी के नेटवर्क से बनती है, इसका अपन ट्यूनिका वेस्कुलोसा कहते हैं। ठीक है, फिर टेस्टिस में मैंने आपको बताया था कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, वो बीच में क्या है कि वर्टिकल सेप्टम फॉर्म करती है, इस वर्टिकल सेप्टम को हम मीडियस्टिनम टेस्टिस कहते हैं। तो टेस्टिस में दो पार्ट बन जाते हैं, मीडियस्टिनम टेस्टिस इधर वाला पार्ट है वो एंटीरियर चेंबर है, और इधर वाला पार्ट क्या पोस्टीरियर चेंबर है। एंटीरियर चेंबर इसका बड़ा होता है, पोस्टीरियर चेंबर इसका स्मॉल होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, वो हॉरिजॉन्टल सेप्टा फॉर्म करता है, जिसमें बहुत से चेंबर बन जाते हैं। इन बहुत से चेंबर को हम क्या कहते हैं टेस्टिकुलर लोब कहते हैं। तो कोई पूछे पार्टीशन ऑफ टेस्टिस डेवलप किसके कारण होता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, बोले टेस्टिकुलर लोब फॉर्मेशन कौन करता है, तो आपको ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया। एक टेस्टिस में क्या अबाउट 250 टेस्टिकुलर लोब मिलता है, और ईच टेस्टिकुलर लोब में क्या है 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स मिलते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं क्योंकि इनमें स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। तो बोले एक ऑन एन एवरेज एक टेस्टिस में कितने सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स मिलते हैं, तो होना तो 750 चाहिए। अब मानते हैं क्या 750 से 1000 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया कि जो टेस्टिकुलर लोब है, इसमें जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं 1 से 3 मिलते हैं। ये क्या है कि आपस में ज्वाइन होकर एक स्ट्रेट ट्यूबुल बना देते हैं, जिसे क्या कहते हैं ट्यूबुलर रेक्टाई कहते हैं। ये ट्यूबुलर रेक्टाई क्या है, इस मीडियस्टिनम टेस्टिस को क्रॉस करते हैं, और वहां सभी ट्यूबुलर रेक्टाई मिलके नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे रेटेड टेस्टिस कहते हैं। और रेटेड टेस्टिस से क्या 10 से 20, ठीक है, एफरेंट डक्ट्यूल के अराइज होती है, जिनको अपन क्या कहते हैं वास एफरेंस कहते हैं। और ये वास एफरेंस या टेस्टिस से बाहर एक हाईली कोइल्ड डक्ट से कनेक्ट होते हैं। इस हाईली कोइल्ड डक्ट को हम क्या कहते हैं एपिडाइमिस कहते हैं। एपिडाइमिस की लेंथ क्या 6 मीटर लॉन्ग होती है, और एपिडाइमिस में 3 पार्ट होते हैं। ऊपर का पार्ट कैपेट कहलाता है, बीच का कॉर्पस, और लास्ट पार्ट क्या कहलाता है कोडा कहलाता है। ये मैंने इस डायग्राम में सब आपको बताया। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ स्पीड ज्यादा तो नहीं है, इसी स्पीड से बता दूं आगे या थोड़ा धीरे बताऊं? ठीक है, सही है ना? चलो आगे चले। ठीक है, लो अब आगे ले अपने। यहाँ क्या है कि फिर मैं आपको बता दूं कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हो गया, स्ट्रक्चरल फंक्शन एपिडाइमिस 6 मीटर लॉन्ग है। फिर एपिडाइमिस का क्वेश्चन आता है कि एपिडाइमिस में क्या है फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म होता है। तो फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म क्या है कि स्पर्म का फॉर्मेशन तो कहाँ हो जाता है, एक मिनट टाइम देख लूं मैं। जो स्पर्म का फॉर्मेशन तो कहाँ हो जाता है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में हो जाता है, पर उनमें मूवमेंट नहीं होता। तो बोले सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स से फिर एपिडाइमिस तक स्पर्म कैसे आते हैं, इनके डक्ट के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से आते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स से कहाँ आते हैं ट्यूबुलर रेक्टाई, फिर आते हैं रेटेड टेस्टिस, फिर आते हैं कहाँ वास एफरेंशिया। तो डक्ट के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से आता है, यहाँ एपिडाइमिस में आ जाता है। तो अब स्पर्म में मूवमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि स्पर्म की जो टेल है वो क्या मूव नहीं करती, हिल नहीं रही। बोले टेल हिल क्यों नहीं रही है, क्योंकि टेल पे ये देखिए यहाँ कैल्शियम चैनल प्रोटीन होते हैं। तो वो कैल्शियम चैनल प्रोटीन है, वो क्या है कैल्शियम चैनल, आप मान लीजिए कैल्शियम चैनल है, वो क्या नॉन फंक्शनल। इन कैल्शियम चैनल को हम क्या केट्स पर प्रोटीन भी कहते हैं, ये नॉन फंक्शनल है अब तक। तो ये फंक्शनल कब होंगे, एपिडाइमिस में होंगे। फंक्शनल कैसे होंगे, एपिडाइमिस का जो सीक्रेशन होता है वो क्या करता है इस कैल्शियम चैनल को क्या है एक्टिव कर देता है, और ये फंक्शनल हो जाता है। तो ये फंक्शनल हो जाता है तो यहाँ कैल्शियम आयन क्या है इन्फ्लेक्स होना शुरू हो जाता है। तो जो ही कैल्शियम आयन इसके अंदर जाता है तो ये टेल क्या हिलने लग जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्पर्म गेन मोटिलिटी फर्स्ट टाइम इन, तो आपको आंसर देना है क्या एपिडाइमिस। इतना बात हो गया। अब स्पर्म में क्या है कि मिडल पीस में निश्चित माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब स्पर्म अपनी एनर्जी से क्या आगे मूव करे, एपिडाइमिस से जाए वास डिफरेंस में, फिर एजिप्लेटी तक यूरिथ्रा, और फिर जाए क्या है कि वेजाइना में, इसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। अब हमें फॉर एनर्जी कंजर्वेशन इस स्पर्म को वापस इनएक्टिव करना है।
तो एपिडर्मिस का सीक्रेट, एपिडर्मिस क्या करती है, एक्रोसोम के चारों तरफ एक कोलेस्ट्रॉल कवरिंग फॉर्म करती है और एपिडर्मिस कुछ इनहिबिटरी प्रोटीन रिलीज करती है जो टेल के चारों तरफ होते हैं। अब ये स्पर्म क्या है, इनएक्टिव हो जाते हैं और पूरे मेल जेनिटल ट्रैक्ट में इनएक्टिव रहेंगे। तो वो स्पर्म आगे की तरफ मूव कैसे करेंगे, एपिडर्मिस में लगभग 1 मंथ तक स्टोर रहते हैं। बाद में क्या है कि वाज डिफरेंस आता है, वाज डिफरेंस के फिर टर्मिनल पार्ट एम्पुला में स्टोर हो जाते हैं। तो ये स्क्रॉटम से जो एब्डोमेन कैविटी है उसमें जो इनको स्पर्म को ले जाती है वो वास डिफरेंस ले जाती है, वो पल्सेशन मूवमेंट्स होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मूवमेंट के कारण, ठीक है। और फिर आगे क्या है कि वहां एम्पुला से जब आगे रिलीज होते हैं तो सेमाइनल फ्लूइड, प्रोस्टेटिक फ्लूइड और बल्बोरेट्रल फ्लूइड मिलता है, तो फ्लूइड के साथ ये स्विम करते हुए वेजाइना में आ जाते हैं। अब वेजाइना में क्या है, इनकी मोटिलिटी वापस रीगेन होती है, जिसे कैपेस्टेशन कहते हैं। तो कैपेस्टेशन कहाँ हो रहा है, वेजाइना में। ये आपसे पूछे फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, बिल्कुल सही है। तो कैपेस्टेशन क्या है कि वेजाइना में जो वेजाइनल फ्लूइड होता है वो क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल कवरिंग को रिमूव कर देता है और टेल के चारों तरफ जो इनहिबिटरी प्रोटीन है उनको इनएक्टिव कहते हैं और स्पर्म वापस एक्टिवेट होता है। तो जब भी क्वेश्चन है कि रीगेन मोटिलिटी फाउंड इन, तो आपको वेजाइना। जनरली क्वेश्चन आता है कैपेस्टेशन फाउंड वेयर, तो आपको कहना वेजाइना। ये बात समझ में आ गई। फिर वास डिफरेंस है, तो वास डिफरेंस क्या है कि कोडा एपिडर्मिस से अराइज होती है। वास डिफरेंस का जो टर्मिनल पार्ट है जो फुला, उसको अपन एम्पुला कहते हैं। और स्पर्म दो जगह स्टोर होता है, एक एपिडर्मिस में होता है और एक वास डिफरेंस के एम्पुला में होता है। ये चीजें मैंने यहाँ बताई है। अब अपन चलते हैं आगे। अब मैंने आपको यहाँ बताया ये पाथवे ऑफ स्पर्म बताया, ठीक है। तो पाथवे ऑफ स्पर्म आपको ध्यान रखना है कि सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में फॉर्मेशन हुआ, उससे कहाँ आया, ट्यूबुलर रेक्टाई। यहाँ दे नहीं रखा ट्यूबुलर रेक्टाई इसमें, क्योंकि ट्यूबुलर रेक्टाई एनसीईआरटी में दिया। फिर कहाँ आया, रेटे टेस्टिस, फिर वासाई फ्रेंचिया, फिर एपिडर्मिस, फिर वास डिफरेंस, फिर एजाकुलेटरी डक्ट और फिर यूरेथ्रा, फिर आउटसाइड। यहाँ जो आईटीडीएस है इसका मतलब इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम है, मतलब टेस्टिस के अंदर वाली डक्ट। तो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, रेटे टेस्टिस, वासाई फ्रेंचिया आईटीडीएस है और एपिडर्मिस वास डिफरेंस एजाकुलेटरी डक्ट को यूरेथ्रा, ये टेस्टिस से बाहर है तो इनको ईटीडीएस कहते हैं, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम कह देते हैं। यहाँ जो ये पॉइंट दे रखा है मेल एसएसटी डक्ट, ये एनसीईआरटी का एक रैंडमली पॉइंट है, कोई क्वेश्चन नहीं आता। एनसीईआरटी में रेटेटेजी वास डिफरेंस एपिडर्मिस वास डिफरेंस को क्या है, मेल सेक्स एसएसटी डक्ट कह देते हैं, ठीक है, आपको छोड़ देना है। फिर अपन देखें लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम बॉडी, इसको अपन क्या कहते हैं, एजाकुलेशन, ठीक है। अब इसके बाद अपन देखो वास डिफरेंस के बाद एजाकुलेटरी डक्ट का बात है। एजाकुलेटरी डक्ट क्या, टू शॉर्ट ट्यूब है, ये किससे बनती है, वास डिफरेंस का जो टर्मिनल पार्ट है एम्पुला, ठीक है, और सेमाइनल वेसिकल डक्ट है। तो वास डिफरेंस का टर्मिनल पार्ट एम्पुला और सेमाइनल वेसिकल डक्ट, ये दोनों जॉइन होकर क्या बनाती है, एजाकुलेटरी डक्ट बनाती है। ह्यूमन में एजाकुलेटरी डक्ट दो मिलती है और दोनों जो एजाकुलेटरी डक्ट है वो सेपरेट ओपनिंग के द्वारा कहाँ खुलती है, यूरेथ्रा में खुलती है। अब हम यूरेथ्रा की बात करें, यूरेथ्रा क्या है कि यूरिनरी ब्लैडर से अराइज होती है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। यूरेथ्रा के 3 पार्ट है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड से पास हो रही है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो 3 to 5 सेंटीमीटर होती है, जो कॉपर ग्लैंड से पास हो रही है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ये 1 सेंटीमीटर होती है, और जो पेनिस से पास हो रही है पिनाइल यूरेथ्रा, ये लगभग 15 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और फिर स्फिंक्टर अपन देखें, यूरेथ्रा में दो स्फिंक्टर होते हैं, एक इंटरनल स्फिंक्टर है जो नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर पे होता है, दूसरा एक्सटर्नल स्फिंक्टर है जो क्या है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा पार्ट, ठीक है। ये यूरेथ्रा के बारे में हो गया। एक पॉइंट में आपने डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन बताया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, तो ये क्या रैंडमली पॉइंट आपको बताया कि बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये मुलेरियन डक्ट क्या होती है, वुल्फियन डक्ट क्या होती है, तो मैं बताता हूँ आपको। आपको ये डायग्राम नहीं देखना, मेरी तरफ आप देखो, ज्यादा समझ में आएगा। कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कभी, ना आज तक आया ना आगे आएगा। अब सुनना थोड़ा सा ध्यान से, देखिए गोनेड है वो बाइपोटेंशियल होता है, गोनेड है वो बाइपोटेंशियल होता है, वो टेस्टिस में भी डेवलप हो सकते हैं या ओवरी में भी डेवलप होते हैं, ठीक है। तो हमारे ह्यूमन में क्या है कि जो फीमेल है, ठीक है, ठीक है, तो वो प्राइमरी है, फीमेल है वो क्या है, प्राइमरी है। और मेल फॉर्मेशन कब होगा, जब वाई क्रोमोसोम, अगर वाई क्रोमोसोम नहीं होगा तो फीमेल फॉर्मेशन होगा ही। इतनी बात समझ आई, ठीक है। अब माना कि मेल फिटस है, तो 0 से 8 वीक तो एम्ब्रियो कहते हैं, 8 वीक से 9 मंथ तक हम क्या कहते हैं, फिटस कहते हैं। तो फिटस एम्ब्रियो कोई भी वर्ड यूज करें आप समझ जाए, ठीक है। अब है ड्यूरिंग क्या है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है तब क्या सेक्स डिसाइड हो जाता है, ठीक है। तो माना कि वाई क्रोमोसोम वाला जो स्पर्म है वो फ्यूज हो गया किससे,
गैमेट से जो ओवम से ओवम तो ऑलवेज एक्स होता है, 22 प्लस एक्स, और जो स्पर्म है वो 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई। तो सेक्स डिटर्मिनेशन है, तो सेक्स डिसाइडिंग क्या ऑलवेज फादर होता है, आपको बताइए। तो फादर से अगर 22 प्लस एक्स वाला स्पर्म आ रहा है तो फीमेल चाइल्ड, और फादर से 22 प्लस वाई वाला स्पर्म आ रहा है तो मेल चाइल्ड। अब हम माना कि 22 प्लस वाई वाला जो स्पर्म आ रहा है, तो वाई पे क्या होता है, SRY जीन होता है, इसे हम PDF कहते हैं, टेस्टिस डिटरमाइन फैक्टर। ठीक है, तो इससे क्या टेस्टिस डेवलप होते हैं। तो जो गोनेड है वो किस में डेवलप हो जाएंगे, टेस्टिस में, ये दोनों गोनेड। और इन गोनेड के साइड में क्या है, नेफ्रोटोम होता है। और नेफ्रोटोम क्या है कि 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रोनेफ्रस, मेसोनेफ्रस और मेटानेफ्रस। आप लोग पढ़ते हैं एस्क्रीटरी सिस्टम में, प्रोनेफ्रिक किडनी, मेसोनेफ्रिक किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी। हमारे अंदर क्या है, मेटानेफ्रिक किडनी। ठीक है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल, इनमें सब में क्या मेटानेफ्रिक किडनी। तो हमारे जो प्रोनेफ्रस पार्ट है वो तो डिजनेट हो जाता है, कोई काम का ही नहीं। मेसोनेफ्रस पार्ट हमारे अंदर काम का है। इससे क्या सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन वगैरह डेवलप। तो अब अपन देखें कि यहाँ मेसोनेफ्रस जो पार्ट है, यहाँ से एक डक्ट डेवलप होती है। ये जो डक्ट दिखाई दे रही है ये वाली, इसको अपन क्या कहते हैं, मेसोनेफ्रिक डक्ट। ये दो है। ठीक है, इस मेसोनेफ्रिक डक्ट का ही दूसरा नाम क्या है, वुल्फिन डक्ट। इस मेसोनेफ्रिक डक्ट का ही दूसरा नाम क्या है, वुल्फिन डक्ट। ठीक है, एक यहाँ मेसोडर्म से ओ डक्ट फॉर्मेशन होती है, जिसे अपन जो येलो कलर की दिखाई, जिसे मुलेरियन डक्ट कहते हैं। मुलेरियन डक्ट भी क्या, आप देखो वन पेयर। तो मेसोनेफ्रिक डक्ट जिसे वुल्फिन डक्ट क्या, ये वन पेयर है। और मुलेरियन डक्ट ये भी क्या, वन पेयर। मुलेरियन डक्ट को अपन क्या, ये साइड में इसे हम क्या पैरा मेसोनेफ्रिक डक्ट भी कह सकते हैं, ये ऐसे फीमेल डक्ट कहते हैं, इसे फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वगैरह डेवलप होता है। इतनी बात समझ आई। अब क्या है कि बोले इनमें डोमिनेंट डक्ट कौन सी है, तो इनमें मुलेरियन डक्ट क्या है, डोमिनेंट। ठीक है, तो बोले मुलेरियन डक्ट है वो क्या है कि इसमें डोमिनेंट है। तो बोले वुल्फिन डक्ट है वो अपना इफेक्ट कब शो करेगी, जब XY। तो Y पे SRY जीन है, इसे TDF टेस्टिस डिटरमाइन पे टेस्टिस फॉर्मेशन हो गया। तो टेस्टिस में जो सर्टोली सेल है वो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के AMH हार्मोन रिलीज करती है। इससे AMH हार्मोन रिलीज करती है, इसे एंटी मुलेरियन हार्मोन कहते हैं। ये मुलेरियन डक्ट को क्या डिस्ट्रॉय कर, तो मुलेरियन डक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इधर ये गोनेड है ये टेस्टिस में डेवलप हो जाएंगे, और ये वुल्फिन डक्ट बना देगी क्या, एपिडर्मिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल वगैरह फॉर्मेशन कर देगी। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर्म हो गया। और ये मुलेरियन डक्ट एक रेमिनेट के रूप में रह जाते हैं, टाइनी सैक लाइक स्ट्रक्चर मिलती है प्रोस्टेट ग्लैंड पे हल्की सी। ठीक है, इसे हम प्रोस्टेटिक यूट्रिकल कहते हैं। ये तो मेल फॉर्मेशन हो गया। अब अपन देखें फीमेल कब फॉर्मेशन हो, जब वाई क्रोमोसोम नहीं है, तो XX क्रोमोसोम है। तो ये गोनेड है जो बीच में रखे हुए, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ओवरी में। अब ये दोनों जो डक्ट है, वुल्फिन डक्ट और मुलेरियन डक्ट, इसमें डोमिनेंट डक्ट कौन है, मुलेरियन है। तो मुलेरियन क्या करेगी, वुल्फिन को डिजेनरेट करा देगी, और मुलेरियन डेवलप हो जाएगी क्या, फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में, किसमें, ओविडक्ट, यूट्रस और वेजाइना में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर्म हो जाएगा। बोले मुलेरियन डक्ट का क्या होगा, इसके रेमिनेट मिलेंगे फाइबर के रूप में हल्के, जिसको इपोफोरॉन कहते हैं, ये ओविडक्ट यूट्रस के पास मिलते हैं। ठीक है, ये बात हो, बात समझ में आई। चलो अब अपन चले आगे, एसेसिव रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। तो एसेसिव रिप्रोडक्टिव ग्लैंड अपन देखें तो 3 एसेसिव रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, सेमाइनल वेसिकल, ठीक है, प्रोस्टेट और बल्बो इंफेरियन। इसमें जो प्रोस्टेट है वो सिंगल है, और सेमाइनल वेसिकल और बल्बो इंफेरियन ग्लैंड क्या वन पेयर, आपको ध्यान रखना। और इनके तीनों का जो सिक्रेशन होता है उसको कलेक्टिवली हम क्या, सेमाइनल प्लाज्मा। इतनी बात होगी। तो बोले अब अपन देखें कि सीमन क्या है, स्पर्म प्लस एसेसिव रिप्रोडक्टिव ग्लैंड सिक्रेशन कलेक्टिवली कॉल्ड एज सीमन, इसे अपन सीमन कहते हैं। तो बोले सीमन का जो 60 to 70% पार्ट है वो फॉर्मेशन करता है सेमिनल फ्लूइड, और सीमन का 30% पार्ट फॉर्म करता है कौन, प्रोस्टेटिक फ्लूइड। इतनी बात होगी। अब बोले सेमिनल फ्लूइड के क्या कंपोनेंट आपको ध्यान रखने हैं, तो सेमिनल फ्लूइड के कंपोनेंट आपको ध्यान रखने, तो फ्रक्टोज है, ठीक है, ये फ्यूलोस्पर्म है,
क्योंकि ये पैसिवली एब्जॉर्ब होता है। और इसके लिए क्या स्पर्म में फ्रक्टोकाइनेज होता है और एक फाइब्रिनोजन ध्यान रखना, ये फाइबर बनाता है जिससे स्पर्म ट्रैप हो जाते हैं, और एक प्रोस्टाग्लैंडिन है ये लोकल हार्मोन। ये 3 कंपोनेंट आपको ध्यान रखना। इसी प्रकार आपसे पूछा है कि जो 30% पार्ट प्रोस्टेटिक फ्लूइड है, यहाँ क्या ध्यान रखना है? एक तो कैल्शियम ध्यान रखना आपको, जो इन फाइबर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्लॉटिंग एंजाइम और प्रोफाइब्रिनोलाइसिन आपको ध्यान रखना है। क्लॉटिंग एंजाइम क्या है? सेमी सॉलिड कोगुलेटेड सीमेन फॉर्म करने में हेल्प करता है, और प्रोफाइब्रिनोलाइसिन है बॉडी के अंदर इनएक्टिव रहता है। कितनी बात होगी। अब अपन देखें आगे कि जो बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड है, जिसे कॉपर ग्लैंड कहते हैं, इसमें क्या फंक्शन है? 2 फंक्शन है बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर ग्लैंड। इसका जो सीक्रेशन होता है, इरेक्शन ऑफ पेनिस से इसका सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, और इसका सीक्रेशन क्या है? यूरेथ्रा की एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है और पेनिस को लुब्रिकेंट करने का काम करता है। ठीक है, और ये सिचुएटेड कहाँ होती है? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा पे सिचुएटेड होती है, परंतु इसकी डक्ट ओपन कहाँ होती है? पिनाइल यूरेथ्रा में इसकी डक्ट ओपन होती है। ठीक है, अब सीमन एजुकेशन से सीमन जब बाहर आ जाता है तो प्रोफाइब्रिनोलाइसिन क्या है? बाहर फाइब्रिनोलाइसिन एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। ये फाइब्रिनोलाइसिन क्या है? फाइबर को डिसॉल्व कर देता है, तो जो सेमी सॉलिड सीमन होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है विद इन 5 to 10 मिनट में। तो क्वेश्चन आता है कि सीमन को लिक्विड फॉर्म में जो कन्वर्ट करने में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? फाइब्रिनोलाइसिन। और यूरिक किससे रिलीज होता है? प्रोस्टेटिक ग्लैंड से रिलीज होता है। तो प्रोस्टेटिक जो फ्लूइड होता है वो एक्टिवेशन स्पर्म में हेल्प करता है। ठीक है, अब आगे चलें। सीमन क्या है? स्पर्म प्लस एक्सेसिव रिप्रोडक्टिव ग्लैंड सीक्रेशन को सीमन कहते हैं। तीनों ग्लैंड के सीक्रेशन को सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। सेमिनल प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ क्या है? हम कहेंगे कैल्शियम, फ्रक्टोज एंड सर्टेन एंजाइम। आपको ध्यान रखना है। नॉर्मल सीमन जो काउंटिंग है 20 से 120 मिलियन है, ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं। आपको ध्यान रखना है कि सिंगल एजुकेशन में क्या 200 to 300 मिलियन स्पर्म क्या है? रिलीज होता है। ये आपको ध्यान रखना है। एक ये ध्यान रखना है, कुछ एब्नॉर्मलिटी होती है ओलिगोस्पर्मिया। आपको ध्यान रखना है कि अगर पर एमएल क्या है कि लेस देन 20 ml, जो पर एमएल क्या है, ये रहा, ये ओलिगोस्पर्मिया, अगर लेस देन 20 मिलियन स्पर्म पर एमएल हो तो इसे ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और एजोस्पर्मिया, स्थेनोस्पर्मिया, ट्रेटोस्पर्मिया आपको ध्यान नहीं रखना है। और सीमन का अमाउंट कितना होता है? 3 to 4 ml होता है। और इस 3 to 4 ml में सीमन की संख्या मतलब जो नंबर क्या है? तो 200 to 300 मिलियन आपको ध्यान रखना है। नीचे की तरफ क्या एक पूरा पैराग्राफ है, अक्सर इस क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान रखना है कि ह्यूमन मेल एजुकेट कराता है अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म। ठीक है, नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए क्या इनके 60% स्पर्म है नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, और इनके 60% के 40% के विगर्स मोटिलिटी हाईली एक्टिव होने चाहिए, तभी क्या है कि फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं। ठीक है, बताया आपको ये सब। अब अपन बात करते हैं आगे हिस्टोलॉजी। ये इतनी बात होगी, फिर मैंने आपको हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबल्स बताई। तो हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में मैंने बताया कि हमने क्या है कि टेस्टिकुलर लोब है, तो टेस्टिकुलर लोब टेस्टिस में 250 मिलते हैं। हमने एक टेस्टिकुलर लोब का क्या देखा? टीएस देखा। और एक टेस्टिकुलर लोब में क्या है कि 1 से 3 क्या है कि सेमिनिफेरस ट्यूबल्स मिलते हैं। तो ये जो टेस्टिकुलर लोब में ये 1 से 3 ये दो स्लाइडली दिखा रखे हैं। एक जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स को हमने एलोबरेट कर रखा है। ठीक है, इन जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स हैं इनके बीच एक सेमिनिफेरस ट्यूबल्स को हमने एलोबरेट कर रखा है, और दो ये साइडों में। अब सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बीच की खाली जगह को हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। यहाँ 2 प्रकार की सेल मिलती है, एक तो मैक्रोफेजेस मिलती है जिसको इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल कहते हैं, और दूसरी एंडोक्राइन सेल मिलती है जिसको इंटरस्टिशियल सेल या लेडिंग सेल कहते हैं। ये इसको एलएच हार्मोन रेगुलेट करता है, और एलएच के कारण क्या है कि ये एंड्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन करता है। इतनी बात हुई। अब सेमिनिफेरस ट्यूबल्स की आउटर साइड है वो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, इसे हम क्या कहते हैं? ट्यूनिका प्रोप्रिया कहते हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूबल्स इंटरनली क्या लाइंड होता है? किसके द्वारा? जर्मिनल एपिथेलियम के द्वारा। बोले जर्मिनल एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ, तो आपका डायरेक्ट आंसर होना चाहिए क्या? स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनिया क्यूबॉइडल होते हैं और सर्टोली सेल कोलुमनार। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया क्या काम है कि ये प्यूबर्ट स्पर्मेटोगोनिया एम्ब्रियोनिक कंडीशन में फॉर्म हो जाते हैं। प्यूबर्टी से क्या स्पर्मेटोगोनिया थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस ये स्पर्म फॉर्मेशन करता है। स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड और स्पर्म, इस प्रकार ये स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म फॉर्मेशन करता है। गेमेटोजेनेसिस में आपको बताएं। सर्टोली सेल का क्या काम है? ये डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ वो क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, इसलिए इसे नट सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात यहां तक होगी। अब अपन आगे चलें। यहाँ सर्टोली सेल का कुछ फंक्शन दे रखे हैं, तो एक तो मोर इंपोर्टेंट है, ये सर्टोली सेल क्या है? डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। दूसरा क्या है कि इंजर्ड और डेड स्पर्म को क्या है कि फेगोसाइटोसिस प्रोसेस द्वारा डिस्ट्रॉय करती है। और सर्टोली सेल एक्ट एज ब्लड टेस्टिस बैरियर,
इसका मतलब ये सर्टोली सेल है बॉडी के इम्यून सिस्टम से स्पर्म को क्या है प्रोटेक्ट करती है, इसीलिए क्या एक टेस्ट ब्लड टेस्ट इज नेगेटिव। और सर्टोली सेल क्या रिलीज करती है क्या ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ एएमएस एंटीमुलेरियन हार्मोन, ठीक है, और प्यूबर्टी पे रिलीज करती है एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि एंड्रोजन को बाइंड करता है जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस एक्सेलरेट होता है। और जब एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तब सर्टोली सेल क्या इनिबिन रिलीज करती है, जो इनिबिन एफएसएच को क्या करता है स्प्रेस करता है, उसके सिक्रेशन को कम करता है, ठीक है। और सर्टोली सेल क्या है कैन सिंथेसाइज क्या है एस्ट्रोजन फ्रॉम एंड्रोजन। तो ये कब, तो मैंने बताया ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्पर्मेटिड कन्वर्ट इनटू स्पर्म प्रोसेस नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस में क्या है ट्रेस अमाउंट में एस्ट्रोजन चाहिए, तो वो एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन क्या सर्टोली सेल करती है, किससे करती है ये एंड्रोजन से करती है, ठीक है, ये बात हुई। फिर मैंने हार्मोन जो हार्मोनल रेगुलेशन बताया, तो आपको बताया हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज होता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं, इससे दो हार्मोन रिलीज होते हैं एलएच और एफएसएच। एलएच एफएसएच को हम गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं क्योंकि गोनेड पे एक्ट करते हैं, और एफएसएच एलएच को ही हम आईसीएसएच भी कहते हैं। ये आईसीएच के इंटरस्टिशियल या लेडिंग सेल को क्या स्टिमुलेट करता है, जिससे क्या है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। मैंने बताया ग्रुप ऑफ हार्मोन का नाम एंड्रोजन है, प्रिंसिपल एंड्रोजन कौन है टेस्टोस्टेरोन है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्सुअल फैक्टर को भी रेगुलेट करता है। इसी प्रकार जो एफएसएच है ये सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है, तो सर्टोली सेल एफएसएच के कारण क्या है एबीपी रिलीज करती है, और ये एबीपी क्या है कि जब एंड्रोजन है इंटरस्टिशियल स्पेस से, ठीक है, लीडिंग सेल से रिलीज हो रहा है, वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा सेमिनिफेस्ट ट्यूबल्स के अंदर आ जाता है, तो इधर ये एबीपी सर्टोली सेल रिलीज कर रही है, तो एबीपी एंड्रोजन को बाइंड कर लेता है, तो एबीपी एंड्रोजन दोनों सेमिनिफेस्ट ट्यूबल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को एक्सेलरेट करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है वो प्यूबर्टी से एंड ऑफ लाइफ तक मिलता है। फिर मैंने आगे बताया ये आपको कि जब एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाता है, स्पर्म की संख्या बॉडी में काफी हो जाता है, तो सर्टोली सेल इनिबिन रिलीज करती है। ये इनिबिन क्या है नेगेटिव फीडबैक देके एफएसएच को स्प्रेस करता है, इसके सीक्रेशन को कम कराता है। ऑलवेज आपको ध्यान रखना इनिबिन इनिबिट एफएसएच सीक्रेशन, आपको ध्यान रखना है। और इधर क्या एक्सेस टेस्टोस्टेरोन हो जाता है तो ये नेगेटिव फीडबैक देता है, तो जैसे एलएच का सीक्रेशन कम हो जाता है तो टेस्टोस्टेरोन का भी कम हो जाता है, मतलब नेगेटिव फीडबैक जा रहा है तो एफएसएच एलएच का सीक्रेशन कम हो जाता है और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस टेम्परेरीली स्टॉप, ठीक है। जब सीमेन एजुकेशन होता है, सीमेन बॉडी से बाहर आता है, ठीक है, तब क्या होता है कि ये वापस क्या इनिबिन कैंसिल हो जाता है, ठीक है, और एफएसएच का सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, इधर एलएच का सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस वापस कंटिन्यू होता है, ठीक है। ये हार्मोनल रेगुलेशन है, यहां तक बताया, ठीक है। हाँ बेटा क्या क्वेश्चन पूछा? एबीपी का मतलब है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। एबीपी रिलीज कर लिया सर्टोली सेल और इंटरस्टिशियल स्पेस से अंदर एंड्रोजन आता है, तो एबीपी एंड्रोजन को क्या बाइंड कर लेते, ठीक है। पर्पसेस सेमिनिफेस्ट ट्यूबल्स में एंड्रोजन की कंसंट्रेशन को मेंटेन कौन करता है, तो आपको भी एबीपी करता है, ठीक है। एकदम चमका दिया सर। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, रिवाइज तो ऐसे ही करते हैं ना बेटा, ठीक है। अब आगे बात करें, पेनिस के बारे में आज आपको बताया ही है मैंने, ठीक है। इसके बारे में कोई, इसको मुझे लगता है रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब आपको अभी बताया ये तो अभी, वरना इसको तो रिवाइज कर 2 मिनट लगेगी, ठीक है। अब बताओ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आया? ठीक है। पार्टीशन इंटेस्टिस क्या होता है? पार्टीशन इंटेस्टिस बेटा ये है कि जो वर्टिकल सेप्टम है वो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, टेस्ट एंटीरियर पोस्टीरियर, ये क्या पार्टीशन ऑफ टेस्टिस, ठीक है। और बोलो इंगुइनल हर्निया, अरे मैंने आपको बताया कि जो रिक्शा चलाते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वेट लिफ्टर होता है, ठीक है, तो
ठीक है, तो कभी कभी क्या है कि जो इंगुइनल पैसेज होता है वो क्या ऐसा ये वाइड हो जाता है, तो एलिमेंट्री कैनाल का कोई लूप या कोई पार्ट अंदर डिसेंड हो जाता है इंगुइनल कैनाल में, दिस इज कॉल्ड एज इंगुइनल हर्निया। फिर ऑपरेट करते हैं, उस एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट वापस एब्डोमेन में ट्रांसफर करते हैं, तो इंगुइनल हर्निया सही हो जाती है। ये इंगुइनल हर्निया बेटा। कॉपर ग्लैंड को रिमूव कर दें तो क्या होगा? कॉपर ग्लैंड को रिमूव कर दें तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा बेटा, क्योंकि पेनिस लुब्रिकेंट नहीं होगा तो कॉपुलेशन नहीं होगा, तो कॉपुलेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सेकंड, कॉपर ग्लैंड का जो फ्लूइड है वो जो यूरिथ्रा है, मेल यूरिथ्रा, उसके एसिडिक नेचर को क्या कर रहा है? न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो उसकी एसिडिक नेचर ही रहेगी 5 के करीब यूरिन के कारण, तो स्पर्म है, लॉट ऑफ जो स्पर्म है वो क्या है? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन लोकल हार्मोन है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है कि फीमेल के यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करता है जिससे सीमन मूव अप साइड, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन है। स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन करता है। एक वेसोडाइलेशन क्या है? वेसोडाइलेशन ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल का फैल जाना, ये क्या है? वेसोडाइलेशन है। टेस्टिस मेसोडर्म ओरिजिन है, बिल्कुल मेसोडर्म है बेटा, पूरा फीमेल जो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही क्या है? मेसोडर्म है। टेस्टिस एपिडर्मिस हो, वास डिफरेंस हो, कोई हो, सब मेसोडर्मल है। ठीक है। इंगुइनल हर्निया पेनफुल प्रोसेस है। और बोलिए। प्रोस्टेट इनलार्ज होने पे रिमूव कर देते हैं बेटा, सर्जिकल प्रोसेस है। मिक्टूरेशन, यूरिनेशन को कहते हैं बेटा, मिक्टूरेशन, तो मिक्टूरेशन यूरिनेशन को कहते हैं। और बोले। सेक्स ऑर्गन सारे बेटा 3 मंथ तक डेवलप हो जाते हैं, मोस्टली ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और बोलो। और टेस्टिस और ओवरी डेवलप हो जाती है कब? जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं कब? 7-8 वीक में, 2 मंथ में। अदर ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं 3 मंथ। डोर्सल एंड वेंट्रल क्या है? जो ऊपर की तरफ होता है ये पोर्शन क्या कहलाता है? डोर्सल कहलाता है। तो ये क्या है कि ऊपर की तरफ कॉर्पोरा कैवर्नोसा होता है और नीचे की तरफ क्या होता है? ये कॉर्पस स्पंजियोसम होता है, इस प्रकार होता है। ठीक है, तो ये ऊपर के साइड है, ठीक है, तो ये डोर्सल साइड है, और ये नीचे की साइड है, ये वेंट्रल साइड। जो अर्थ की तरफ है वेंट्रल, जो स्काई की तरफ होता है डोर्सल, और ये बीच में होता है ये लेटरल, और ये एंटीरियर, और नीचे जो पैर होते हैं हमारे पोस्टीरियर। और बोले। कैल्शियम का क्या काम है बेटा? कैल्शियम क्या है कि जो फाइब्रिनोजन फाइबर फॉर्म करता है उसमें कैल्शियम हेल्प करता है। और बोलो। सेमीफेस्टिबल्स में ब्लड एंटर नहीं होता बेटा, ठीक है, ब्लड तो बाहर है। सर्टोली सेल क्या स्पर्म को न्यूट्रिशन दे रखा है। पीएच आपको पता है 7.3 या 2 के लगभग क्या है कि सीमन की पीएच होती है। एपिडेमिस की लेयर वगैरह कोई इंपॉर्टेंट नहीं। स्पर्म का जो वाइबल पीरियड है 24 से 48 आवर है। ओवम का जो वाइबल पीरियड है वो भी 24 से 48 आवर्स है। मेनाक और मेनोपॉज जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को मेनाक कहते हैं, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टॉपेज को अपन मेनोपॉज कहते हैं। ठीक है, ये अपन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में अपन पढ़े हैं। वाई सीमन एंड यूरिन डू नॉट सेम टाइम, आपको बता रखा है मैंने आपको कि जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है वो यूरिनरी ब्लैडर के यहाँ नेक पे होता है, ठीक है, और एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है वो मेम्ब्रेन यूरिथ्रा पे होता है। ठीक है, तो मैंने बताया जब इरेक्शन ऑफ पेनिस और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण, और जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण जब सीमन एजुकुलेशन होता है तो इंटरनल स्फिंक्टर क्या क्लोज हो जाता है, तो यूरिन तो आएगा नहीं, और जो एजेकुलेटरी डक्ट होती है वो इंटरनल स्फिंक्टर से बाद में ओपन होती है, किसमें? यूरिथ्रा में, तो ओनली इसलिए सीमन पास होता है। इसलिए सीमन और यूरिन कभी भी साथ पास नहीं होते, इसे यूरिथ्रा। स्मेग्मा क्या है? जो प्रीप्यूशियल ग्लैंड है वो ऑयली सीक्रेशन रिलीज करती है, उसे स्मेग्मा कहते हैं। पल्सेशन मूवमेंट क्या है? जो वास डिफरेंस में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मूवमेंट होता है उसे पल्सेशन मूवमेंट कहते हैं। एएनएस का मतलब बेटा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का मतलब एएनएस। एएनएस के दो पार्ट होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो बोले कि जो
इरेक्शन ऑफ पेनिस है वो क्या एक वेस्कुलर प्रोसेस है, इसे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ये तो सिंपल बात हुई। अब एग्जामिनर इसके पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक के क्वेश्चन पूछता है, तो पैरासिम्पैथेटिक तो क्या करता है, इरेक्शन ऑफ पेनिस करता है, और सिंपैथेटिक क्या है, सीमन एजैकुलेशन करता है। मजा आ गया सर? अनिरुद्ध ठीक है बेटा, और बोलिए। टेस्टिस मेसोडर्म पूरा, अरे भी मेसोडर्मल ओरिजिन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये एस्क्रीटरी सिस्टम दोनों फॉर्म होते हैं एक साथ, ये मेसोडर्मल है। और डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के एंडोडर्मल है, और हमारी सीलोम है ये मेसोडर्मल है। पूरा कनेक्टिव टिश्यू हमारा क्या मेसोडर्मल है, मसल सारी क्या मेसोडर्मल है, बॉडी वॉल क्या है एक्टोडर्मल है, ठीक है, और ये हेड वगैरह ये सब क्या है एक्टोडर्मल। बार्थोलिन ग्लैंड फीमेल में मिलती है बेटा, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके फंक्शन बताऊंगा मैं। और बोलो, दबा दब क्वेश्चन, मैं दो देखो एक भी नहीं जाने दे रहा आपका। अरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मेसोडर्मल है बेटा, ठीक है। हाँ, सिट्रिक एसिड क्या करता है, सिट्रिक एसिड एनर्जी प्रोवाइड करता है बेटा। क्लोएका क्या होता है, क्लोएका ये होता है बेटा कि जो आप इसमें एनिमल डाइजेस्टी में आप जाना, उसमें एम्फीबिया में वहां लिखा हुआ है यूरिनरी पोर, एनल पोर और गोनोपोर, मतलब रिप्रोडक्टिव पोर। यूरिनरी पोर, एनल पोर और गोनोपोर तीनों एक सिंगल पोर बनाते हैं, इसे क्लोएका कहते हैं। मोस्टली एनिमल्स में क्या क्लोएका मिलती है, जैसे बर्ड्स में, रेप्टाइल में। जो एनस है और ये जो हमारे अंदर यूनोजेनाइटल पोर मिलता है, ये मैमल्स में मिलता है। और फीमेल में 3 पोर होते हैं, एक एनल पोर होता है, यूरिनरी पोर अलग है और वेजाइनल पोर अलग। तो फीमेल में तो 3 पोर हो गए, और मेल में 2 पोर है, यूरिनरी पोर और गोनोपोर कलेक्टिवली, जिसे यूरिनोजेनाइटल पोर कहते हैं, और एनल पोर अलग है। तो बाकी जो मैमल्स के अलावा जो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और एम्फीबियन है, उनमें आप यूं मानो कि एनल पोर और ये यूरिनोजेनाइटल पोर कलेक्टिवली होते हैं। इस पोर को क्या है, क्लोएका अपन कहते हैं। कॉर्पस स्पंजियोसम, यूरिथ्रा। कॉर्पस स्पंजियोसम ये है बेटा, जैसे ये कॉर्पस स्पंजियोसम है, ठीक है, तो इससे क्या यूरिथ्रा पास हो रही है, तो इसलिए कॉर्पस स्पंजियोसम लेफ्ट और राइट में दिखाई दे रहा होता, सिंगल है कॉर्पस स्पंजियोसम। क्रोनाग्लैंडिन बेटा, क्रोनाग्लांस पेनिस पे क्या है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, जहां ग्लांस पेनिस स्टार्ट होता है वहां एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे हम क्रोनाग्लैंडिन कहते हैं। क्लोटिंग एंजाइम का क्या फंक्शन होता है, सेमी कोगुलेटेड, जो सीमन है वो कोगुलेटेड फॉर्म में होता है, तो ये जो सेमी सॉलिड फॉर्म में इसे कन्वर्ट करने में क्या एक क्लोटिंग एंजाइम हेल्प करता है। एंजाइम याद रखना है तो आपको जो प्रोफाइब्नोलाइसिन, आपको एंजाइम याद रखना। प्रोफाइब्नोलाइसिन क्या है कि मेल से जब बाहर आता है तब ये एक्टिव फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। हाँ, जो वेजाइना में एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा ये। वोल्फियन डक्ट और मोलेरियन डक्ट में बताया मैंने आपको, ऑलवेज मोलेरियन डक्ट डोमिनेट होती है बेटा, ऑलवेज। कौन सी, मोलेरियन डक्ट डोमिनेट होती है, मानिक, ठीक है। सर आप ऑफलाइन में आएंगे ना राकेश, जब तुम कोटा आओगे तो मिलूंगा मैं तुमसे, ठीक है। मिल मेलिगेंसी क्या होता है, कैंसर को कह देते हैं बेटा। जैसे जो टेस्टिस है वो किसी कारण से एब्डोमेन में रह जाए और डिसेंड होकर स्क्रोटम में नहीं आए, ठीक है, तो ये क्या है कि में डेवलप मेलिगेंसी, ये कैंसर कोज कर सकता है। इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल क्या है, मैक्रोफेजेस, जैसे लीवर में कूपर सेल है, लंग्स में डस्ट सेल है, ब्रेन में गलियल सेल है, तो वैसे ही क्या टेस्टिस में इन मैक्रोफेजेस को इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल नाम दे दिया, ठीक है, पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। ठीक है एक बच्चा क्या लिख रहा है पता है, कि सर आपने इतना अच्छा समझा दिया है कि कोई भी पूछने की गुंजाइश नहीं रहती है, ठीक है।
तो बोले ये आपका टाइम खराब कर रहे हैं, मेरा टाइम तो मेरा टाइम में वो कुछ बच्चे होते हैं ना कि सर से बात करें, सर से पूछें, तो इसलिए, ठीक है। मुझे पता है कि मेरे पढ़ाने के बाद कोई भी गुंजाइश नहीं रहती है, मुझे पता है, क्योंकि आपके जितने भी डाउट होते हैं वो मेरे दिमाग में रहते हैं, ठीक है, ठीक है। पर जब आप पूछ लेते हो तो आपको संतुष्टि हो जाती है। कुछ बच्चे मुझे पूछेंगे सर टेस्ट मेजोडर्मल होती है, मैं कहीं टायर रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेजोडर्मल, तो वो 2 बार पूछेगा, ठीक है। तो अब अपन क्लास एडजॉर्न करें, ठीक है। आज सेकंड, कल का लेक्चर और आज का लेक्चर कंबाइंड आपको क्या है कि मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तो अपलोड सेकंड और थर्ड लेक्चर दोनों कंबाइंड कर, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं कल, रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम कल क्लास में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके बाय।